अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ गपशप। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा अमीन और मैं हूं आपकी गेस्ट होस्ट मरहबा शेख। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। मेरा नाम है यूनुस खान और मैं चौधरी साहब बनना चाहता हूँ। वाह, सीरियसली? जी जी जी। फिर उसके लिए थोड़ा सा गेटअप भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे? पगड़ी वगड़ी, कुर्ता वुर्ता, इस टाइप की चीजें आपको पहननी पड़ेगी। और वो ताव वाली मूछें तो ताव वाली नहीं मूछें है। आप कुछ ऐड करना चाहें? दाढ़ी वाइट। अच्छा, नाइस नाइस। मैं आपको बता दूं कि ये धोती मत भूलिएगा। जी धोती मत भूलिएगा। धोती भी ठीक है जी। धोती हो गई, दाढ़ी हो गई, पगड़ी हो गई और क्या और आपने ताव वाली मूछें। ताव वाली मूछें। ताय वाली नहीं, ताव वाली मूछें। यही तो मसला है हमारे मुल्क का। स्टीरियोटाइपिंग हो रही है। मोहम्मद हनीफ चौधरी साहब 91 इयर्स ओल्ड, उन्होंने मुल्तान से पीएचडी डिग्री कंप्लीट की है। वाह। यही तो मसला है। चौधरी साहब बोला, वो आपको गांव दिखा, पढ़ा लिखा चौधरी आपको नजर नहीं आया। ये चौधरी साहब ने चौधरियों की जो इमेज है वो चेंज कर दी। नहीं तो फवाद चौधरी साहब भी तो पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन चौधरी साहब की जो जी जी वो दिमाग में जो आता है वो मैं आपको बता रहा था। बट मैं आपको बताऊं, गुड न्यूज एक और दे रहा हूं आपको। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, प्रोफेसर जुल्फिकार भुट्टा, अच्छा टॉप जो 100 मेडिकल साइंटिस्ट हैं पूरी दुनिया में, फर्स्ट एडिशन जो आया है research.com में, उनका नाम आया पाकिस्तान से टॉप 100 में। ताली होनी चाहिए। बात अभी भी खत्म नहीं होती जी। इमरान खान साहब ने, आपके इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है 25 मई को। अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। लेकिन मैं आपको बताऊं क्या हुआ इस दौरान। जैसे उन्होंने अनाउंस किया कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, बाय रोड जाएंगे, मार्च करेंगे, सही कह रहा हूं, बिल्कुल। फ्लाइट की जो टिकट्स हैं वो महंगी होगी। ऐसा बूस्ट हुआ है फ्लाइंग का, कराची से लाहौर का जो फ्लाइट के चार्जेस हैं वो ऐसे बूम हुआ है जैसे महंगाई हुई ना, एकदम से पटक डॉलर जा रहा है। जी जी जी, मैं यही कहने वाली थी, ये डॉलर की तरह पर लग गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बात अभी भी खत्म नहीं होती जी। सलमान अहमद साहब, ए जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुनून बैंड के पायनियर सलमान अहमद साहब ने कहा है कि मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब को मेरा गाना कभी समझ नहीं आएगा। आई डोंट नो व्हाई, क्यों कहा उन्होंने ए जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार। आगे आता है आप में से हाँ, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्यों कहा ये हम इस पे डिबेट नहीं करेंगे। देखें, बहुत सारे जर्नलिस्ट पे एफआईआर कट रही है, तो हम नहीं चाहते कि हमारा नाम कहीं शामिल हो इस लिस्ट में। लेकिन बात यहां भी खत्म नहीं होती जी। शीरी मजारी साहिबा, फॉर्मर ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर थी, उनको उठाया गया पुलिस ने। उनको ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन भी धक्के उठाया गया? जी उठाया गया, नहीं, जेल में डाल दिया गया, गिरफ्तार किया गया। जी जी, गिरफ्तार किया गया। उनको और फिर उठाना वैसे ही किसी के बस की बात हाँ, मैं यही सोच रही थी। देखिए, बात का मकसद समझें कि मैं बता रहा हूँ कि जेल में उनको डाल दिया गया और फिर रिलीज भी हो गई। मैं समझ नहीं आता कि देखें, एक तो फॉर्मर मिनिस्टर है, फिर उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है और कोई 50 साल पुराना केस भी निकाल के लाया जा रहा है। ये थोड़ी सी नाइंसाफी है। बट मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई मिनिस्ट्री होती, वन बाय वन, अगर आप में से किसी के पास कोई मिनिस्ट्री होती, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री होती पाकिस्तान की, स्टार्टिंग फ्रॉम सना जी? मिनिस्ट्री लेनी है, सदर वगैरह नहीं? नहीं, इतना फ्री नहीं करना, सिर्फ हम भी मिनिस्ट्री तक रहें। वजीर खजाना। वजीर खजाना, ये डाकू सना जी 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 निदा जी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। वाह, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के निजाम को बहुत बेहतर होने की जरूरत है पाकिस्तान में। पैसा किस मिनिस्ट्री में नहीं है यूनुस साहब, ये बताएं। ओए होए, वाह वाह, किस मिनिस्ट्री में पैसा नहीं है? हर मिनिस्ट्री में पैसा है। जी जी, आप बताइए मरहबा जी। एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर, आप फिर छुट्टियां देंगी बच्चों को, शफकत महमूद साहब की तरह बनेंगी? छुट्टियों के साथ साथ पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, छुट्टियां वैसे ही बहुत मिल जाती हैं। ओह नाइस, आई लाइक योर विजन। जी जी उर्शिया जी। हेल्थ मिनिस्टर। व्हाई? मुझे लगता है यूनुस, इस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है हॉस्पिटल्स में। अच्छा, और उनको फिर मैं एक बताती हूँ कि कोई लेट सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया है और कोई पेशेंट आया आपके पास, तो सबसे पहले उसको लाइन में लगना पड़ता है, फॉर्म फिल करवाना पड़ता है, उसके बाद उसकी पूरा प्रोसेस में वो बेचारा खत्म हो चुका होता है। अच्छा। तो इसके ऊपर जो है मैं काम फॉर्म फिल से ना मुझे एक बॉलीवुड मूवी याद आ गई। जी जी, सबको याद आ गई होगी, आई एम श्योर। और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी याद आ गई होगी कि मैं किस बॉलीवुड मूवी की बात कर रही हूँ। कौन सी है तो बताएं, हम बॉलीवुड के फैन नहीं। नाम ले लो। यस, एमबीबीएस। यस, जानी मानी मूवी है वो। जी, अच्छा था, उसमें हेल्थ का बड़ा उन्होंने दिखाया। आप क्या कह रही सना जी? मुझे ऐसा लगता है अगर जितनी वजारतें ली है ना यहाँ पर, वो ट्रांसपोर्ट की वजारत के उसमें क्या करेंगे कि नई बसें लाने के चक्कर में अपना फंड रख लेंगी। ये करप्शन यहाँ। और यहाँ क्या करप्शन होगी? एजुकेशन भी है ना आपने। हाँ, ये नई यूनिवर्सिटियाँ और यूनिवर्सिटियों की तामीर के लिए जो फंड जो है मंजूर होता है, उसमें ये अपना
अपना नहीं, हाँ इतनी चेक नहीं होती ना, तो अपना खजाना ही भर देगी। नहीं, ये इल्जाम है। नहीं ना, ये हकीकी करप्शन लग रहा है मुझे। और मैं, आपको पता है, मैं तो वजीर खजाना हूँ, तो मैं तो कुछ भी करूँ। और उर्शिया सेहत के नाम पर इतना सबसे ज्यादा करप्ट होगी ना उर्शिया, इतनी करप्शन करेंगी, सेहत कार्ड के चक्कर में भी ये करेंगी, फिर इसके बाद एक दूसरा कोई प्रोग्राम है उसके चक्कर में भी उर्शिया अपने खजाने और खाते भरेगी। क्या ही बात है, क्या ही बात। मैं आपको बस बता दूंगी, जो आपने मिनिस्ट्री ली माशाल्लाह, मैं आपको बताता हूँ मिनिस्ट्री जो है इसका स्टार्ट कहाँ से हो, इब्तिदा कहाँ से हो। मैं आपको एक कहानी सुनाने लगा, छोटी सी कहानी है। देखिए एक बादशाह था, ठीक है, उसने एक दोस्त के सिफारिश पे एक ऐसी किसी कजन वजन को मौसमियात का वजीर बना दिया, ठीक है। अब वो बादशाह का मूड हुआ कि मैं शिकार पे जाऊंगा, तो उसने वजीर मौसमियात को बुलाया। उसने बोला कि बताओ वेदर कैसा है। उसने कहा कि सर बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई बारिश का इम्कान नहीं है, आप खुल के शिकार कीजिएगा। बस ठीक है। अब वो जा रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं। जंगल की तरफ जा रहे थे तो बाहर ही उनको एक बर्तन बेचने वाला मिला जो गधे पे आ रहा था। उसने कहा बादशाह सलामत, आप कहाँ जा रहे हैं? बादशाह ने कहा कि मैं शिकार पे निकला हूँ, मैं जंगल में जा रहा हूँ शिकार करने। तो उसने कहा कि देखिए मौसम जो है खराब होने वाला है, बारिश होने वाली है, ठीक है, आप मत जाए शिकार पे। बादशाह को गुस्सा आया, उसने बोला क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? मेरा जो वजीर मौसमियात है उसने कहा कि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। क्या बकवास है? हाँ, क्या बकवास कर रहे हो, कोई इम्कान नहीं है बारिश का, तो तुम्हें क्या पता, तुम बर्तन बेचने वाले गधे पे घूम रहे, तुम हमें बताओगे? वो चुप हुआ, वो डर गया। बादशाह ने हुक्म दिया इसको 10 जूते मारे जाएं। ओके। उस जो बादशाह के साथ लोग थे उन्होंने उसको 10 जूते मारे, रख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लालो लाल हो गया वो बंदा, ठीक है। और वो खामोश रो रहा है, ठीक है चले। बादशाह ने बोला अब साइड पे हो जाओ। बादशाह ने बोला क्या बकवास है ये। वो अंदर गया जंगल में। जैसे जंगल में एंटर हुआ, मौसम खराब होने लगा। अच्छा, फिर बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी। ओके। इतना डरावना माहौल हो गया, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है। बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने बोला क्या बकवास है ये। उसने घुमाया और महल की जानिब चला गया वापस। जी वापस चला गया, गुस्से में था जी। उसने वजीर को बुलाया, वजीर मौसमियात को। उसने बोला क्या बकवास है ये तुमने क्या किया? तुमने तो मुझे बोला था कि ये बारिश नहीं होगी जी, आसमान साफ रहेगा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? उसने बोला सॉरी बादशाह सलामत। बादशाह सलामत ने बोला 10 जूते इसको ही मारो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसको भी जूते मारे और उसको साइड पे कर दिया, तो दफा हो जाए यहाँ से। जो गधे वाला था, जो बर्तन बेच रहा था, उसको महल बुलाया गया। बादशाह ने बोला कि इधर आओ, तुमने बहुत अच्छी बात की थी, मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ। मैं तुम्हें उसको प्रेजेंट्स दिए, गोल्ड की ज्वेलरी दी, पैसा दिया, अशरफियां दी, सब दिया। बोला कि मैं तुम्हें ऑफर करना चाहता हूं कि तुम मेरे जो मौसमियात है उसके वजीर बन जाओ। ठीक है। वो बंदा घबरा गया। उस गरीब आदमी ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं तो बर्तन बेचने वाला हूं, मेरी क्या औकात। तो बादशाह ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि बारिश होने वाली है? तो उस गरीब आदमी ने कहा कि बादशाह सलामत, जब मेरा खोता, जो मेरा गधा है, उसके कान नीचे हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि बारिश होगी, और आज तक जब भी गधे के मेरे जो गधा है उसके कान नीचे हुए हैं तो बारिश हुई है। तो बादशाह ने कहा तुम तो साइड पे हो, और गधे को वजीर मौसमियात बना दिया गया, और गधों को वजारत मिलने का सिलसिला तब से शुरू हुआ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले तो हम बहुत सारी न्यूज़ के हवाले से आज बात कर रहे थे, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा अहम मुद्दा लेकर आई हूँ जिसके बारे में मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी सोचता जरूर है, वो है जी पेट्रोल। मैं तो सोच रही थी आप गर्मी की बात कर रही हैं। देखें उर्शी, अगर पेट्रोल महंगा मिले तो इंसान को और ज्यादा मजीद जो है वो गर्मी के मौसम में और मजीद गर्मी लगने लगती है। तो आज मैं पेट्रोल के हवाले से बात करूंगी कि पेट्रोल मतलब तो नहीं हो गया? नहीं उर्शिया, महंगा नहीं हुआ। तसल्ली कर ली मैंने। जी, पेट्रोल की कीमत के हवाले से ही सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक बहुत अहम सवाल है। वो सवाल ये है कि पेट्रोल की कीमत आखिर कौन जो है वो तय करता है, या पेट्रोल की कीमत कौन मुतय्यन करता है? पेट्रोल पंप वाले कह सकते हैं। लेकिन आज हम आपको जो है वो थोड़ा सा बताएंगे कि आखिर पेट्रोल जो है वो किस तरह से पाकिस्तान में आता है, और कौन से ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान को जो है वो पेट्रोल प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में पेट्रोल की जो कीमत होती है वो इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह से जो है वो डिस्कस की जाती है, किस तरह से डिसाइड की जाती है। फिर ओगरा किस तरह से इसमें जो है वो अपना एक्ट लगा कर जो है वो इसे पूरे मुल्क में एक जैसी कीमत जो है वो मुतय्यन करता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं
बताऊं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो अगर टॉप की बात करूं कि पाकिस्तान जो तिजारत करता है या पाकिस्तान जो इंपोर्ट कर रहा है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कुवैत के साथ कर रहा है, सऊदी अरब के साथ कर रहा है। पाकिस्तान उनसे जो है वो क्रूड ऑयल खरीद रहा है, यानी कि खाम तेल खरीद रहा है। लेकिन अगर हम बात करें पूरी दुनिया के हवाले से कि पूरी दुनिया में कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनमें क्रूड ऑयल या खाम तेल जो है उनकी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, वेनेजुएला नहीं, यूएसए नंबर 1 पर जो मुल्क है वो है जी यूएसए। वहां पर सबसे ज्यादा जो है वो क्रूड ऑयल की पैदावार होती है। इसके बाद सऊदी अरब आ गया, रशिया आ गया, कनाडा आ गया, ईरान आ गया, इराक है, चाइना है, यूएई है, कुवैत है, ब्राजील है। ये वो टॉप ममालिक हैं जिनमें सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल जो है उसकी पैदावार होती है और ये पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। अब जी आते हैं कि किस तरह से जो है इन ममालिक से पेट्रोल या क्रूड ऑयल खरीदने के बाद रिफाइनरीज तक पहुंचता है और रिफाइनरी का जो सफर है वो किस तरह से तय किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो रिफाइनरीज होती है उनमें ये जब ये क्रूड ऑयल आता है तो इसके बाद इसको जो है वो अलहदा किया जाता है, यानी क्रूड ऑयल में से जो है वो आपका पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल जो है वो तमाम चीजें अलहदा की जाती हैं। क्रूड में से जो रूट बिहेवियर है उसको अलग कर दिया। जी बिल्कुल, उसको अलग किया जाता है, फिर अच्छा बिहेवियर अलग किया जाता है, फिर मजीद जो मीडियम है उसको अलग किया जाता है। अच्छा, मैंने ना एक सुना था कि मूवीज में भी देखा था अक्सर कि आप जो हील्स पहनती है ना लड़कियां, वो अगर कहीं पर भी एड़ी मारेंगी ना तो वहां से ऑयल निकलेगा, ऐसा सुना था मैंने। नहीं, वो पंजाब के खेत थे, जो पंजाबी फिल्मों की जो डांसर्स थी ना, तो वो खेत में डांस करती थी तो ऑयल निकल जाता था, पानी निकल जाता था, तो फायदा होता था। फसल तो तबाह अगले 100 साल तक। जी मैं आपको मजीद इस हवाले से बताऊं, ये कोई भी आपकी हील से जो है वो ऑयल नहीं निकलने वाला। काश कि ऐसा हो जाए और पाकिस्तानी खवातीन जो है वो जहां पैर रखे क्रूड ऑयल वहां से निकलना शुरू हो जाए, क्या ही बात होगी। अगर मैं पाकिस्तान पे नजर डालूं तो पाकिस्तान में 5 रिफाइनरीज जो है वो अभी काम कर रही हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो पेट्रोल या क्रूड ऑयल जो है वो पाकिस्तान से हमें मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पूरे पाकिस्तान का 36% पेट्रोल जो है वही कंप्लीट कर पाता है, उससे ज्यादा कंप्लीट नहीं कर पाता, जिसके लिए हमें जो है वो बैनुल अक़वामी सतह से जो है वो पेट्रोल खरीदना पड़ता है या क्रूड ऑयल हमें खरीदना पड़ता है। इसलिए क्योंकि हमारा मुल्क जो है उसमें सिर्फ 36% हम नीड पूरी कर रहे हैं पेट्रोल की, क्योंकि हमें नीड ज्यादा है और 36% कुछ भी नहीं है। उसके बाद जी आते हैं अब कि किस तरह से हम बैनुल अक़वामी सतह से पेट्रोल या क्रूड ऑयल जो है वो किस तरह से हम खरीद रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जी पूछ लो आपसे जी। अब जैसे आप कहें और मैं मना करूं। जैसे आपने पिछले अभी एपिसोड में आपने बात की थी कि जी सारी चीजों पे बैन लग गया, तो फिर इस पे भी बैन लग गया होगा। नहीं, अगर इस पे लग गया ना तो आप यहाँ ना बैठी होती अभी। तो फिर देखिए ना, आनी तो बाहर से है ना चीज जी, तो फिर ये भी इम्पोर्टेड है। वो नेसेसिटी, पेट्रोल नेसेसिटी बन चुकी है, लोग पीते हैं। तो फिर खाने पीने की चीजें भी तो जरूरत की है ना। कह सकती हैं आप उर्शिया, कह सकती है, लेकिन हम आते हैं जी, आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करूं। थैंक यू उर्शिया। अब आते हैं दोबारा से जो है वो क्रूड ऑयल की तरफ। किसकी तरफ आ रहे हैं हम? क्रूड ऑयल की तरफ आ रहे हैं। और हम बात करेंगे टॉप मार्केट के हवाले से, इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से। मैं आपको बताऊं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज यानी कि ओपेक वो है जिसमें तमाम तर ये जो मैंने कंट्रीज बताई हैं वो तमाम तर कंट्रीज जो है वो मिलकर पूरी दुनिया को पेट्रोल या डीजल या आप कह सकते हैं क्रूड ऑयल जो है वो सप्लाई कर रही है। ओपेक की अगर मैं बात करूं कि ओपेक किस तरह से जो है वो पूरी दुनिया में जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस जो है वो डिसाइड करता है, तो ओपेक के मुताबिक अभी अगर रिसेंट बात करूं कि 108 या 110 जो है वो यूएसडी में अभी 1 बैरल पेट्रोल या क्रूड ऑयल जो है वो सप्लाई किया जा रहा है पूरी दुनिया में। अगर पाकिस्तानी रुपीस के हवाले से बात करें तो 22,000 से ज्यादा जो है वो इसकी प्राइस बनती है 1 बैरल की। अब आते हैं जी कि ये तो हमने खरीद लिया, इंटरनेशनल मार्केट ने ये प्राइस भी डिसाइड कर दी। उसके बाद आते हैं हुकूमत के हवाले से कि किस तरह से जो है वो हुकूमत इसकी प्राइस डिस्कस करती है, क्योंकि ये प्राइस तो वो है जो मैंने आपको इंटरनेशनल मार्केट की बताई है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें या हुकूमत की बात करें तो उसमें क्या क्या टैक्स लगते हैं वो भी मैं आपको जरा बता देती हूँ। अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत जो है वो सबसे पहले इसमें जीएसटी टैक्स लगाती है, देन फिर जो है वो पीडीएल टैक्स लगाती है, और इसको टैक्स लगाने के बाद ओगरा के ऊपर के ओगरा जो है वो IFEM मैकेनिज्म के जरिए जो है वो इस पे एक एक्ट लगाता है जिसके जरिए पूरे पाकिस्तान में एक जैसी प्राइस जो है वो पेट्रोल की डिसाइड की जाती है। अगर ये एक्ट ना लगता तो क्या होता है कि पंजाब में कुछ और पेट्रोल की प्राइस होती, सिंध में कुछ और पेट्रोल की प्राइस होती, और इस तरह से मजीद जो है वो चीजें खराब होना शुरू हो जाती। अब
ये तमाम जो ये टैक्स है, टैक्स लगने के बाद क्या होता है, इसके बाद जी आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, वो है हमारा डीलर अपना कमीशन जो है वो इसमें रखता है। यानी जो आपको पता है कि पेट्रोल पंप पर आप जो पेट्रोल जाकर भरवा रहे होते हैं, तो वहां पर जो पेट्रोल सप्लाई होता है, यानी वहां से ओगरा से लेकर जो है वो डीलर तक किस तरह पहुंचता है, डीलर वो पेट्रोल खरीदता है, उसके बाद उसमें जो है वो अपनी प्राइस लगाता है, अपना कमीशन रखता है, उसके बाद ही अवाम तक आता है। इसका जो आप समझ लें कि कुछ फीसद का जो हिस्सा है वो हमारी पाकिस्तानी हुकूमत को जाता है, लेकिन अभी क्योंकि जो हालात है उसके मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत ने ये डिस्कस किया है कि इसमें जो है वो कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा अवाम को मजीद बेहतरी के लिए। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है इसमें कि हम क्योंकि ये प्राइसेस आपको पता है कि अगर हम बात करें तो इंटरनेशनली ये सब प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है, तो क्या मजीद अगर हम रशिया से डील कर लेते, जो कि इमरान खान साहब ने कहा था डील करते हैं हम, अगर हम डील कर लेते तो इससे पाकिस्तान को किस हद तक फायदा पहुंचता? अब देखें, एक क्रूड ऑयल का जो बैरल है उसमें 160 लीटर्स हैं जी, उसमें जेट फ्यूल भी बनता है, डीजल भी बनता है, सब चीज बनता है। मैं एक एवरेज बात कर लेते हैं, 22,000 पाकिस्तानी रुपीस बन रहे हैं फॉर एग्जांपल, डिवाइडेड बाय 160, 137 पर लीटर मिल रहा है इनको, ठीक है, पाकिस्तान को। फिर रिफाइनरी की कॉस्ट है, फिर डीलर की कॉस्ट है, फिर वो जो पंप है उसका अपनी कमीशन है, कोई कट है, उसके बाद मिला के ये अपना बनता है। सबके अगर 10-10 रुपए भी लगाएं तो 200 से ऊपर जा रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी सब्सिडी दे रही है। देखें, रशिया से आप कह रहे हैं कि हमने रशिया से अगर डील बना भी लेते हैं, बड़ी रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ मैं आपसे, रशिया से अगर हम डील बना भी लेते हैं, हमें पेट्रोल सस्ता मिल जाता, हमें वीट जो है वो सस्ता मिल जाता, बट जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं टुवर्ड्स नेटो, जैसे रिसेंटली इमरान खान साहब की हुकूमत ने ओवर $1 बिलियन की जो है हमने एक्सपोर्ट्स किए हैं टू यूके ओनली, ठीक है। तो एक देखा जाए तो आपके अगर वहां से सस्ता आता, बट यहाँ पे फिर आपको कोई लेता नहीं, ठीक है। नेटो अगर सैंक्शंस लगाता, जैसे रशिया पे लगाया, ईरान पे लगाए हुए अमेरिका ने, हो सकता था, अच्छा हो सकता था, बट नहीं हुआ, तो कुछ बेहतरी होगी हमारे लिए अल्लाह की तरफ से, यही कह सकते हैं जी। जी निदा जी, आप क्या कहेंगी? अच्छा, पाकिस्तान में बदकिस्मती से क्रूड ऑयल का बहुत बहरान है। हमारे पास एक कतरा भी क्रूड ऑयल नहीं है। अगर हम ऑयल के हवाले से बात करें तो गैस ही गैस है, बट ऑयल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मोहल्ले में भी गैस ही गैस है, हाँ, चाचा बैठे होते हैं। चलें, अच्छा, मेरे पास जो रिसर्च है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 88 जो है वो 88,000 के करीब जो है वो एक बैरल पर डे निकलता है क्रूड ऑयल। 88,000 बैरल निकल रहा है हमारा, कहाँ से? बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान की कौन से एरिया में? गवादर, आपको पता होना चाहिए, गवादर से निकलते हैं। वो जो इमरान खान साहब ने कहा था कि सीयू की साइड पे जो चाइना पोर्ट है, इसके पास भी कुछ निकला है गैस पेट्रोल। नहीं, पाकिस्तान को अगर हम देखें ना, तो पाकिस्तान अगर ग्लोबल रैंक के मुताबिक भी 53 नंबर पर है, जिसके पास सबसे ज्यादा जो है वो रिजर्व हमारे पास यहाँ मौजूद है, क्रूड ऑयल एज फार एज आई थिंक कि हमारे पास एज सच रिफाइनरी नहीं होगी टू कन्वर्ट दैट क्रूड ऑयल। या तो हम क्रूड ऑयल बेचते हैं फिर पेट्रोल लेते हैं, मे बी दिस इज द वे। आप कह सकते हैं ऐसे। मैं कह तो रही हूँ कि हमारा सिर्फ 36% जो है वो नीड पूरी हो रही है। आप ये देखें ना, कम कर रहे हैं हम लोग प्रोड्यूस, ज्यादा नहीं कर रहे, सिर्फ 36%। आप क्या कहेंगे इस पे मरहबा? अब पिछली हुकूमत की बात करें तो वो तो वक्त गुजर गया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की अब हुकूमत चल रही है और IMF ने जैसे कि शर्त रख दी है, तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से क्या बम फटता है और कितना पेट्रोल महंगा होता है। तो बस हम देख सकते हैं और वेट कर सकते हैं सब के लिए। ये बात तो आप सही कह रही हैं, मतलब घबराना नहीं है आपने। जी, स्टिल घबराना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। मैं तो सिर्फ आप लोगों को यही बोलूंगी कि आप लोग साइकिल ले लें, ठीक है, क्योंकि साइकिल लेने से आपको ये तो होगा, आपकी एक्सरसाइज भी होगी, और दूसरी चीज ये है कि आपको पेट्रोल की टेंशन भी नहीं होगी। जितनी भी ये न्यूज लेकर आएंगी ना कि भाई पेट्रोल बढ़ गया, हम चुपचाप बैठ के सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। अब स्कूटी पे आ गई हैं, हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था खवातीन को पाकिस्तान जैसे मुल्क में बाइक चलाते हुए, लेकिन अब मेरे ख्याल से शायद यही मजबूरी उनको स्कूटीज तक ले आई है। खुदा न माने मेरे जैसी लड़की अगर साइकिल चलाने लगी तो 2 दिन में उनका क्या हाल होगा। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे क्रूड ऑयल के हवाले से। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। मैं जो आज न्यूज़ लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही लाइट टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ आज। हाँ, उठा के देखा नहीं, वैसे भी लाइट इस वजह से है क्योंकि मैं वेट लॉस के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। गर्मी है ना, तो लाइट ही होना चाहिए, लाइट ही होना चाहिए। और इतने दमदार क्रूड ऑयल जैसा टॉपिक, इतने दमदार टॉपिक के बाद मुझे जो है वो कुछ लाइट से डिस्कस करना है आज। और मैं बात करने वाली हूँ न्यूट्रिशन के हवाले से, हाई प्रोटीन डाइट के हवाले से। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन हैं
जो कीटो डाइट, प्रोटीन डाइट फूड प्रोवाइड कर रही हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही आपने हैं भी घर की है से। ना, आई थिंक। डेफिनेटली की है। और यहाँ पे किस किस ने डाइट की है? मेरे ख्याल से सबने डाइट की होगी, या कीटो या प्रोटीन या कोई क्रैश डाइट कोर्स। वैसे ये बेचारी इतनी इतनी सी, इनको क्या जरूरत है डाइट करने की? यूनुस, डू यू गो टू द जिम? यस यस। और वो प्रोटीन शेक्स आपको मैं रेकमेंड करते हैं? रिकमेंड तो करते हैं बट आई डोंट टेक इट। You आई don't थिंक take कि it. जो नेचुरल प्रोटीन्स हाँ। है इनपुट्स, जैसे फॉर एग्जांपल एग वाइट्स हो गए, Right. फिश हो गया, चिकन हो गया, बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो गई, तो आई प्रेफर दैट एज कंपेयर टू प्रोटीन शेक्स। राइट, मैं अभी इसी पर आने लगी हूँ। अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशनिस्ट, मेजॉरिटी जो हमारे पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रहे हैं, बेशक जी। सबको अपनी अपनी दुकान चमकानी होती है, मगर उनका ये कहना है कि जो पेजेस डाइट फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे कीरो डाइट हो गई या प्रोटीन डाइट हो गई, मेजॉरिटी जो पेजेस हैं वो इन्हीं दो डाइट्स पर आजकल काम कर रहे हैं। वो जो खाना होता है वो स्पेसिफिकली आपके लिए डिजाइन नहीं है, वो एक बंदे के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है, वो उन 200 लोगों के लिए खाना डिजाइन किया जा रहा होता है और उन 200 लोगों को सेम खाना पहुंचाया जा रहा होता है। अगर आपके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो वो उसको नहीं मालूम है, जिस पेट से आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं वो उस बंदी को नहीं पता कि भाई आपके साथ क्या इश्यूज हैं। तो आप तो खाना ऑर्डर कर लेंगे, आप खा भी लेंगे, लेकिन उसके बाद जो इश्यूज आप फेस करेंगे वो बेसिकली यहाँ पे ये है कि एक न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो ही आपको बता सकता है कि बेहतरीन जो है आपके लिए डाइट प्लान क्या है। अच्छा, लोग खुद भी तो बन जाते हैं, डॉक्टर बन के खुद भी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, खुद भी मशवरे देने लग जाते हैं, कमी है तो क्यों ना मैं ये प्रोटीन जो है वो ऑर्डर कर लूं। गलत है नहीं है? राइट। अच्छा, यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ आज, जैसे हाई प्रोटीन डाइट के हवाले से मैंने जिक्र किया। अच्छा, सबसे पहले तो जब हम हाई प्रोटीन डाइट के हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये है कि हमें कितना प्रोटीन चाहिए पर डे, हमें कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, लाइक कितना ग्राम्स होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो खवातीन हैं उनके लिए एटलीस्ट 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे रिक्वायर्ड होता है, और अगर हम मर्द हजरात की बात करें, मर्दों की बात करें तो 60 ग्राम्स अ डे जो है वो रिक्वायर है। इसके अलावा सोर्सेज के हवाले से मैं बताती चलूँ, जैसे यूनुस अभी आप जिक्र कर रहे थे कि आप वैसे पर्सनली प्रोटीन शेक्स आप कह रहे हैं कि आप नहीं लेते, लेकिन कौन कौन सी ऐसी सोर्सेज आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि कौन कौन सी ऐसी सोर्सेज हैं जिनसे आप प्रोटीन लेते हैं? एग वाइट्स, राइट, फिश, Yes. चिकन, यस, ब्राउन राइस एट टाइम्स बिकॉज कार्ब्स हाँ. भी जरूरी हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स, वी हैव कैरेट, मतलब वो एक ओवरऑल मेरी जो डाइट है उसमें ये सब चीजें इनमें बिल्कुल एज ठीक। कंपेयर टू हाँ। मैं कोई केमिकल वाली चीज आई ट्राई टू अवॉइड। सबसे जरूरी बिल्कुल ठीक। गंदम। जी 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 जरूरी है। वीट भी है, वीट भी जी। है। अच्छा, जो सोर्सेज हैं वो बिल्कुल यूनिस ने सही डिस्क्राइब की हैं, उसमें पोल्ट्री है, मीट है, सी फूड है, एग्स हैं, चीज है, ये सारी वो सोर्सेज हैं जिनसे आप प्रोटीन ले सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इफेक्टिव एंड गुड फॉर हाई। अनलाइक कीटो डाइट, प्रोटीन डाइट जो है वो बहुत सेफ है आपकी हेल्थ के लिए, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई किडनी या लिवर इश्यूज नहीं है तो यू कैन गो फॉर दिस डाइट। कीटो डाइट के हवाले से अगर हम बात करें तो वो बहुत ही अनसेफ है, बहुत सारे कहते हैं बहुत लॉन्ग टर्म नहीं करनी चाहिए, प्लस इट्स नॉट गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम, आपके बालों के लिए अच्छी नहीं है, आपके नाखूनों के लिए अच्छी नहीं है, और बहुत सारे जो है वो ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन जब आप हाई प्रोटीन डाइट की तरफ जाते हैं तो इस डाइट में किसी भी किस्म के कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कोई किडनी इशू या कोई लिवर इशू नहीं है आप लोगों को। अच्छा, इसके जो प्रोज हैं उनके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ। सबसे पहले तो जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, इट्स गुड फॉर वेट लॉस, स्पेशली जो आपका बॉडी फैट है ना उसके हवाले से अगर हम बात करें तो ये बहुत ही बेहतरीन है हाई प्रोटीन डाइट। सेकेंडली, इट कैन हेल्प मेंटेन मसल मास ऑल्सो, तो उसके लिए भी आप देखिए जिम्स में, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि प्रोटीन शेक्स जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं, और जो लोग प्रोटीन शेक्स की तरफ नहीं जाते वो फिर ऐसी सोर्सेज यूज करते हैं कि उनको प्रोटीन हासिल हो सके। इट कैन ऑल्सो हेल्प लोअर ब्लड शुगर लेवल, जिन लोगों को डायबिटीज है उनको ये डाइट रिकमेंड की जाती है बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी गुड एंड इफेक्टिव इन दैट केस। बहुत सारे लोगों की जो ये हेल्थ कंडीशन है वो इससे बेहतर हो जाती है। अगर तो आप लोगों को डायबिटीज़ है और अगर आप लोग हाई प्रोटीन डाइट की तरफ जाते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर बोन हेल्थ, आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं। जब भी मेरे ख्याल से जिम्स में ये प्रोटीन शेक्स वगैरह रिकमेंड किए जाते हैं। यूनिस, आप लोगों का क्या कहना है इस हवाले से? वैसे आप लोगों में से किसी ने भी किसी भी किस्म की कोई डाइट नहीं की, क्रैश डाइट कोर्स भी नहीं, लोग होते हैं ना बनाना डाइट्स पे चले जाते हैं, एग डाइट्स पे चले जाते हैं, 3-3, 4-4 दिन की बहुत ही सख्त किस्म की,
क्रैश डाइट कोर्सेज कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से होता ये है कि सबसे पहले आपकी स्किन पे असर होता है, आपकी जो स्किन है वो सबसे पहले डल हो जाती है। अच्छा निदा, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको हर चीज़ खानी चाहिए, मगर उसकी जो क्या कहते हैं ना कि आपको अपने पोर्शन बना लेने चाहिए, ठीक है। जैसे कि कीटो डाइट की बात अगर करते हैं तो लोग क्या करते हैं, कीटो डाइट का मकसद ही नहीं समझते। वो कहते हैं कि जी हमारा वेट लॉस हो रहा है तो हम इसको करते ही जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे। उसमें आपके क्या क्या आपके नुकसान होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बाल हो गए, आईज हो गई, फिर आपके नेल्स हो गए, फिर आपकी जो इंटरनली वीकनेस है वो इतनी बढ़ जाती है लड़कियों की खास तौर पे कि वो आगे यानी कि 2 साल तक वो स्टेबल नहीं हो पाती, आगे वो बढ़ नहीं पाती। यानी कि ठीक है, अगर वो लेट्स सपोज अनमैरिड है या मैरिड है तो उसके लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ठीक है। और रही बात डाइट की कि आप लोगों को डाइट कैसी, आप लोगों को मंथ में, मैं तो मंथ का ही रूटीन बनाती हूँ अपनी। तो अगर आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ रहा है, लेट्स सपोज मेरा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा स्किनी दिखना है, तो मैं उस हिसाब से अपनी डाइट प्लान करती हूँ। लेट्स सपोज कि मुझे 10 दिन कीटो डाइट करनी, मगर कीटो डाइट में बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं ना कि आपके ऊपर कोई प्रिंसिपल नहीं बैठा होना चाहिए कि नहीं वो आपको बताएगा नहीं आपने यही खाना, नहीं। कीटो डाइट में भी अपनी चीज़ें सेलेक्ट करें कि आप लेट्स सपोज गर्मी है, सर्दी है, उस हिसाब से आप कीटो डाइट भी आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। 10 दिन आपने कीटो डाइट, 10 दिन आपने नॉर्मल डाइट, और 10 दिन आपने वो डाइट खानी है जो आपकी पूरी बॉडी को प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन सी जो है वो दे सके, ठीक है। तो आपकी ये पूरे मंथ का जो सिस्टम है खवातीन के लिए, मर्द हजरात के लिए तो इतना मुश्किल नहीं होता, मगर खवातीन के लिए इसलिए क्योंकि उनकी बोन्स जो होती हैं वो बहुत जल्दी वीक होना शुरू हो जाती है, फेस पे आना शुरू हो जाता है, यानी कि आपका कलर येलो हो जाएगा, आपकी आईज येलो होना शुरू हो जाएंगी, एंड इनफैक्ट लड़कियों की बहुत जल्दी आईज जो है वो वीक हो जाती है। जी बिल्कुल। सो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि कीटो डाइट वाले जो लोग हैं ना उनके हवाले से मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज उसके ऊपर स्टडी करके फिर उसके बाद आप लोग कीटो डाइट आप कह रही हैं जो कीटो करता है उसको पकड़ के पीटो उनको पता ही नहीं कि करनी कैसे है कीटो डाइट। लेकिन मेरा एक सवाल है, जिस तरह हाउस वाइफ्स होती हैं, जाहिर सी बात है वो बाहर नहीं जा सकती, न्यूट्रिशन से अपॉइंटमेंट्स नहीं ले सकती क्योंकि उनकी इतनी हेक्टिक रूटीन होती है घर में, तो उनके लिए सबसे आसान ये है कि वो ऑनलाइन अप्रोच करें न्यूट्रिशन से। लेकिन अक्सर होता है वो नहीं फॉलो कर सकती होती डाइट्स, तो वो चली जाती है सप्लीमेंट्स पे, जो आजकल सप्लीमेंट्स आ रही हैं अलग अलग विटामिन की और कैल्शियम की, तो वो किस हद तक आप देखते हैं कि वो सही है? अच्छा, मेरा मानना ये है कि सप्लीमेंट्स, बिकॉज आई हैव बीन ऑन कीटो डाइट, सप्लीमेंट्स काम नहीं करती हैं। बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं कीटो डाइट में भी कि आप ये लें तो इससे, फॉर एग्जांपल हेयर, स्किन एंड नेल्स के लिए तो डेफिनेटली रिकमेंड किए जाते हैं क्योंकि ये सबसे पहले जाता है आपका कीटो डाइट में, बट इट डजंट रियली वर्क, सब बकवास है। नेचुरली देखा जाए हमारे जो बाप दादा से एक चीजें चलती आ रही हैं वो ही आपके काम है। ये जो सप्लीमेंट्स हम ले लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, वो आपकी इंटरनली कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये चीजें ना करो पाकिस्तानी, जो दिल चाहे जो दिल करे वो खाओ। सुबह पठान के पराठे खाओ, रात को मिठाई। पठान के पराठे क्या होते हैं? पठान के पराठे, चाय, होटल के पठान की चाय भी तो होती है ना। अजीब सी सुनने में लग रहा है कि सुबह सुबह पठान खाया मैंने, पराठे। पठान की चाय भी तो होती है, वो सुनने में अजीब नहीं लगता? गलत बोलते हैं ना, पठान की होटल की चाय। मैं जल्दी से बता दूं कि देखें, कुछ भी खाएं जी, आप ऑयल फूड खाएं, आप कुछ भी खाएं, मैं कह रहा हूं कुछ भी, चावल चोल, बिरयानी शिरानी, पराठे शराठे, आपने जो खाना खाएं, दिन में 2 घंटे अपने आप अपनी बॉडी को दे दें और एक्सरसाइज करें। यस, सबसे बेस्ट डाइट ये है। बहुत सारे लोग कीटो डाइट की तरफ जाते हैं, लेकिन आज से कुछ टाइम पहले तक कीटो डाइट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये अब इसलिए इतना ज्यादा आ गया क्योंकि बहुत इफेक्टिव है, बहुत जल्दी वेट लूज होता है, लेकिन जितना जल्दी वेट लूज होता है उतना ही वो आपका बुरा हाल करके जाता है, आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। I would recommend, please never go for keto diet. High protein diet is still way better than keto diet. यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। केटू के पहाड़ पर चढ़ जाए ना, डाइट ना करें, लेकिन आप यूं बिल्कुल पतले हो जाएंगे। हाँ, ये कर लें, ये फिर भी बेहतर है कीटो डाइट से। Anyway, यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। We'll be right back after a short break. Stay tuned. वेलकम बैक नाजरीन। और आज मैं बात करूंगी कि गर्मी के हवाले से, नहीं, हाँ कह सकते हैं, गर्मी भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है सना की, बहुत दिल की गहराइयों से प्लीज़ आप सब बात सुने और एसी का जो है वो टेम्परेचर हाई कर दें। सो मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ
कि मैं आज बात करूंगी वालिदैन के हवाले से कि बच्चों ठीक को है। जो है वो कैसे लुक आफ्टर करना चाहिए और कैसे नहीं लुक आफ्टर करना चाहिए। मैं पहले आप लोगों को मुद्दा बताऊंगी, जी। मैं पहले आपको न्यूज़ बताऊंगी, फिर उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर करूंगी कि बच्चों को जो ठीक है वो कैसे आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं घर में। जी जैसे कि आप लोगों को पता है गर्मियों की छुट्टियां भी आने वाली हैं, तो बच्चे जो हैं घर में बैठेंगे नहीं क्योंकि गर्मियां हैं। अच्छा जी, मैं आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। लाहौर में 13 साल की एक बच्ची थी जो बाइक चला रही थी लाहौर की सड़कों पर, ठीक है। आप हिसाब लगा लें कि मलीर से भी आगे चले जाएं और वहां से आप डिफेंस आ जाएं, इतना लंबा रूट जो है वो उन्होंने तय करके डिफेंस तक पहुंची। और पीछे कौन बैठा हुआ है जी, सोचें आप लोग, सोच रहे अब्बू होंगे बैठे कि होंगे। अब्बू बैठे होंगे या कोई बड़ा कोई भाई, बैठा होगा, अब्बू या जो अम्मी होंगी। दोस्त भी डाले हुए होंगे। ऐसा कुछ नहीं, 7 साल का बच्चा पीछे बिठाया हुआ है ओहो। और इतना लंबा रूट जो है वो बच्ची ने काट लिया। 7 साल आगे- का बच्चा उसका भाई था। जी, और मजे से जो है वो बाइक पे आ रहे थे, ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया, फिर पूछा कि भाई बच्चे कहाँ से आ रहे हैं और इनके वालिदैन को पता भी है या नहीं पता। जब वो बच्ची से बात करे तो बच्ची बहुत ज्यादा जो है कॉन्फिडेंट से बात करी, आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले, आपकी क्या बात है, और ये वो इस तरह की बातें उनसे कहने वाली ना। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप पढ़े लिखे बच्चे हो और आप जो है कानून को तोड़ नहीं सकते। 13 साल के ऐसे होते हैं। बच्ची को समझाने की अच्छा, कोशिश अच्छा, कर रहे थे ट्रैफिक पुलिस वाले, मतलब वो गुस्से में बात करते हुए वो बच्ची पैनिक हो जाती या शोर शराबा करती कि जी ये मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। तो वो बच्ची को बहुत प्यार से तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे कहने लगी कि नहीं जी आप हट जाएं, मुझे बाइक चलाने दें, मतलब इतना बदतमीजी से आगे बात करना शुरू की। तो उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वालों ने कहा कि आप अपने वालिदैन का नंबर दें या तो आप अपना फोन दे दें हमें, ठीक है। चाबी निकालने की कोशिश की, उन्होंने निकालने नहीं दी, बच्ची ने बहुत जबरदस्ती की ना, मतलब पुलिस वालों के साथ। तो क्या किया जी, उन्होंने बहुत कहने पर नंबर दे दिया कि जी आप मेरे वालिद को कॉल कर ले, गलत नंबर दे दिया, कह रहे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, देखें जरा। तो उन्होंने कहा कि बेटा रुकें, जब तक बात नहीं हो जाती तब तक आप जा नहीं सकते। फाइनली उन्होंने नंबर दिया और वो फाइनली नंबर लगा। जो वालिद साहब थे उनको कॉल मिलाया। जब उनको कॉल मिलाया तो उन्होंने कहा कि जी आप फलां बच्ची के माँ बाप हैं, तो आप जो हैं बच्ची को कैसे अलाउ कर दिया कि जी ये बाइक लेकर सड़कों पे घूम रही है, हमें बुरा नहीं लग रहा कि ये बच्ची छोटी सी मतलब ये चला रही है, हमें प्राउड मूवमेंट है कि भाई बच्ची नो बच्ची जो हैं वो आगे अपने आप को प्रमोट कर रही हैं, बट एज का मसला है। 13 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है। आपको पता होगा पाकिस्तान की, अगर कराची की या लाहौर इस्लामाबाद की ट्रैफिक आप देख लें, ट्रक कैसे मतलब चल रहे होते हैं, बड़े बड़ों का एक्सीडेंट हो जाता है बाइक पे, जब गिरते हैं उसके बाद आपको पता ही नहीं होता कि आप कहाँ पर, हॉस्पिटल में भी। अच्छा उर्शिया, यहाँ पे मेरा ये मानना है कि एज से ज्यादा ना वक्त का मसला है। अब एक वक्त था जब 18 साल का बच्चा या बच्ची भी मैच्योर नहीं थी। मतलब अब हमारे टाइम की भी अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं तो हमें इंटर या ग्रेजुएशन तक ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो नहीं मालूम थी, जो अब एक 4 क्लास के बच्चे को भी पता है। तो ये वक्त की भी बात है, ये नॉलेज की बात है, प्लस कुछ सोशल मीडिया ने भी चीज़ें बहुत एडवांस कर दी हैं। और यहाँ पर जो बहुत मेन जिम्मेदारी आती है ना वो पेरेंट्स की आती है, माँ बाप की। बताती हूँ ना, क्योंकि निगरानी आप उस हिसाब से सब अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं, चाहे हम बाप की बात करें या हम माँ की बात करें, तो डेफिनेटली हम उस हिसाब से निगरानी नहीं रख पाते हैं अपने बच्चों पर। मैं बताती हूँ आपको, ये वालिदैन को कॉल किया गया, वालिद साहब ने फोन उठाया, मैं इस वक्त बहुत दूर हूँ और मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, आप मेरे बच्चों को भेज दें। उन्होंने कहा कि आपको समझ में आ रहा है 13 साल की बच्ची आगे बैठी हुई है, 7 साल का बच्चा पीछे बैठा हुआ है, और ये कहाँ से चला कर आ रहे हैं, खुदा ना खासा आगे इंसिडेंट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। उन्होंने फिर भी जिद लगाई रखी कि नहीं आप इनको भेज दें। उन्होंने बच्चे हाथ से निकले हुए हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं ये बच्चे नहीं छोड़ूंगा जब तक आप इनको खुद पिक करने नहीं आएंगे। वालिद साहब आए, उनके पास आए, ट्रैफिक पुलिस वालों ने बात की। उन्होंने कहा कि जी कह रहे मुझे पता ही नहीं था कि ये बच्चे कब निकले, क्या हुआ। उन्होंने कहा सबसे पहली बात तो ये है कि जी आप बेटी ने बोला होगा झूठ बोलना पापा। एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि भाई हमारे तो वालिदैन को पता है कि हम घर से निकले हैं और हम लोगों ने कांटेक्ट भी किया कि हम आगे जा रहे हैं दूसरे घर में, यानी कि उस साहब के 2 घर हैं, मतलब एक जो है ईस्ट में और एक वेस्ट में है। तो आप हिसाब लगा लें कितना लंबा डिस्टेंस होगा। वो बच्ची जो है ट्रैवल करती हुई रोज कह रही है कि मुझे पुलिस वाले रोज देखते हैं और मुझे कोई रोकता नहीं है। बच्ची आगे से ये भी बात कर रही है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, बल्कि आप लोग मुझे बताएं इसमें, जैसे कि मैंने आप लोगों को ये न्यूज़ बताई है, आप लोगों का क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं एक बात करूंगी कि निदा ने बात की मैच्योरिटी की, ये बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है। आज की जो टीनेजर्स हैं इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस है। ये किसी भी लिहाज से कोई भी मैच्योर इंसान इतनी अहबकाना हरकत पहली बात है करेगा नहीं,
और मैं कहती हूँ ये तो उनके पेरेंट्स भी इमेच्योर हैं कि वो इतने छोटे बच्चों को अलाउ कर रहे हैं कि वो बाइक राइड करें। पेरेंट्स को पता ही नहीं है। और दूसरी बात, अब देखें, एक तो वो अंडर एज है और अंडर एज है तो जाहिर सी बात है लाइसेंस का तो सवाल ही नहीं उठता। ट्रू जी। और नहीं, वो लाइसेंस एक ना लाइसेंस होना, है हमारे यहाँ पाकिस्तान में 100 रुपए का नोट। देखें वो 100 रुपए का नोट आपको कब तक बचा देगा, जब तक आपसे एक्सीडेंट नहीं हो रहा। जी। क्या आपको ये बात पता है कि अगर इस सिचुएशन में आपसे एक्सीडेंट हो जाए और लाइसेंस ना हो तो ये आपको फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। Attempt to murder। लाइसेंस वो चीज है जो कि आपको खुदा न खास्ता आपसे एक्सीडेंट हो जाता है तो ये वो चीज है जो आपको इस सजा से बचा सकता है। और जो ऑलरेडी कम उम्र बच्चे हैं और इस तरह से निकल रहे हैं और इतने ओवर कॉन्फिडेंस है, सबसे पहले तो तरबियत की माँ बाप को भी ज़रूरत है कि उनकी तरबियत की जाए जो इतना फ्री हैंड दिया हुआ है। दूसरा, बच्चों को भी थोड़ी अकल करनी चाहिए, ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलती है और ये कोई खेल तमाशा नहीं है जो वो उन्होंने किया हुआ है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को जो है ना, जब आप घर में माँ बाप भी होते हैं ना तो उनको हर एक चीज़ समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। हम अपने बचपन की अगर बात कर लें तो हम बचपन में हमें पता ही नहीं था कि मतलब 18 साल के कब हो गए और उसके बाद जो है क्या क्या चीज़ें हमें जो है वो फेस करनी पड़ी, स्टेप बाय स्टेप हमारे पास आए। बच्चों को आजकल के बच्चों की अगर बात की जाए तो 13 साल की बच्ची अगर बाइक चला सकती है तो जहाज भी चला सकती है। जी, हमारी मे बी एक वक्त ऐसा आएगा कि ऐसा होगा। देखिए हमारे जो मुल्क की लड़कियां हैं माशाल्लाह से वो बाइक भी चला रही हैं। हमारी एक्टर अलीज़ा शाह वो तो पायलट भी हैं, वो तो जहाज उड़ाते हुए भी देखी गई हैं। कमिंग बैक टू दिस थिंग, देखिए लाइसेंस बहुत जरूरी है। अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट होता है, गाड़ी के पेपर्स होने चाहिए, बाइक के पेपर्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और लाइसेंस जरूरी है कि अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट होता है तो पता चले गाड़ी किसकी है, ये बंदा कौन है, NIC अपने पास हो आपके। तो अगर आपसे होता है एक्सीडेंट तो वो फिर केस है, फिर वो तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। अगर बंदा बच गया, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, मैंने गाड़ी ठोक दी, जो अगला बंदा है वो बच गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होगा अगर मेरे पास लाइसेंस नहीं है। और अल्लाह ना करे बंदा मर गया तो डायरेक्ट फांसी, जो फांसी का फंदा है वो फिल्मों वाला फांसी का फंदा नहीं है जो घूम रहा होता है, असल में होगा। अल्लाह 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 बचाए इन चीजों से। बट कमिंग बैक टू दिस थिंग के हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे वालिदैन सख्त थे। आप इस चीज को मानते हैं? हम जो 90s के किड्स हैं तो सख्ती थी हम पे नजर थी, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ हो। उस टाइम तो फोन्स भी नहीं थे, हमें पहुंच के वहां से फोन करना पड़ता था कि हम पहुंच गए हैं, ये होता था। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ गई है, हर बच्चे के पास अपना फोन है, वो झूठ बोल देगा मैं इधर हूँ, मैं वहां हूँ। लेकिन माँ बाप इतने इंटेलिजेंट होने चाहिए आज के जमाने में कि वो बोले बेटा लाइव लोकेशन भेजो। तो ये भी जरूरी है। जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे किड्स होंगे तो उस पर तो हम शायद नजर रख सकते हैं। हम लोग एज अ जनरेशन बड़ी लिबरल होगी एज कम्पेयर टू जो हमारे पीछे फादर्स गुजरे हैं या उनके फोर फादर्स गुजरे हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये एक इंसिडेंट तो एक सामने आ गया, कराची में शपाटर बच्चे यूं लेट के बाइकें चला रहे हैं, 12-12 14 साल के बच्चे वो चलाते हैं। तो अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ या बाइक चला रहा हूँ तो मैं साइड पे खड़ी कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये ना हो कि हवा के झोंके से भी गिरे तो मेरे उनके माँ बाप को पता ही नहीं होता होगा यूनुस वो कर क्या रहे हैं। और अभी आपने वालिदैन की बात की, उस जमाने में बच्चे भी इतने बदतमीज नहीं थे। आप आजकल के जमाने में कौन से बच्चे अपने वालिदैन की सुनते हैं? वो आगे से 4 बातें सुना देंगे और बेचारे माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, वो आगे से कुछ कह ही नहीं सकते बच्चों को। ऐसी बात नहीं है, चपेड़े वो घर छोड़ के चले जाएंगे। बहुत ऑप्शन है आजकल बच्चों के पास। निदा मैं आपकी बात से एक चीज कहना चाहूंगी, वो ये है कि देखें सबसे बड़ी बात इसमें कोताही मैं पूरी की पूरी इंतजामिया को देना चाहूंगी और माँ बाप को भी देना चाहूंगी, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ मैं ये नहीं कह सकती कि सब पेरेंट्स जो है वो गलत है या सब पेरेंट्स अपने बच्चों को तरबियत सही फराम नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात होगी। मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखे जो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छी तरबियत जो दे रहे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि बच्चों, अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेज है कि आप बाइक चलाएं, गाड़ी चलाएं, कुछ भी इस तरह की चीजें करने का शौक है, तो आप कोई अच्छा टीचर जो है उसे अपने लिए हायर कर सकते हैं। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी, और फिर आप लोग आराम से जो है वो टीचर बराबर में बैठा हो और वो बच्चों को सिखाए बाइक चलाना, जो भी कंट्रोल एनवायरनमेंट में, ये नहीं कि रोडों पे। जी, ऐसा नहीं है कि आप वन व्हीलिंग कर रहे हो और 7 साल का बच्चा है। सो प्लीज ऐसी चीजें ना करें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सना। इस बच्ची की अगर कॉन्फिडेंस की अगर बात की जाए, मुझे एक वाकया याद आ गया है, शायद आप लोगों ने वो वीडियो भी देखी होगी। मुझे याद भी आ गई। जी, प्लेन में एक लड़की बैठी हुई है, वो जिद पे आ गई है, पूरे जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको जो है ना खड्डे में डाल दिया है। कोई प्रॉब्लम आ गई है जी जहाज में, नहीं मैं नहीं बताऊंगी, मूड में आ गई है ना भाई। वो तो कह रही मैं मूड में हूँ और मैं तो प्रॉब्लम बताऊंगी नहीं। भाई, आपके पीछे इतना बड़ा अमला है,
उसके लिए प्रॉब्लम बताएं, आप अपने मूड को साइड पे रखें। तो ये वही बात है कि इस बच्ची का भी यही मूड था कि मैं अब जिद पे आ गई हूँ और मुझे गाड़ी चलानी है। मेरी सिर्फ वालिदैन से यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पर तवज्जो दें, क्योंकि ये आपकी ही खूबसूरत सी औलाद है और आपने ही जो है वो पाकिस्तान के लिए इनको आने वाला कल जो है वो आपने बनाना है। सो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पैदा कर सकते हैं, पाल नहीं सकते। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले तो हम बहुत सारे मौजू के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो है वो दिए गए नंबर पर अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने कोई ऐसा मौजू जो है वो रह गया है, हमारी नज़र से नहीं गुजरा, तो आप हमें जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं वॉइस नोट के जरिए। इस नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट करें, वॉइस नोट सेंड करें। और आज जानते हैं कि कौन और कहाँ से और कौन सा मुद्दा लेकर आए हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सालिम है और मैं सुल्तानाबाद से बात कर रहा हूँ। भाई मुझे तो सबसे पहले आप लोगों को ना ये बताना है कि आपका शो जो है ना मैं बहुत शौक से देखता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त शो कर रहे हैं आप। और दूसरा ये ना, मैं अभी आए दिन जो है ना अखबार में देखता रहता हूँ कि जी ये नौकरी आ गई, फलानी नौकरी आ गई। ये मुझे तो लगता है कि ये जो नौकरी वोकरी है ये सारी जो है ना इश्तिहारात की हद तक है, हमें तो कभी नहीं मिली। हम तो 10 बार गए, मेरी यकीन जानिए, मैं सीवीओ के ठप्पे बना के मैंने जितने प्रेस क्लब के बाहर अगर आप ये जो पंफलेट बांटते ना इतने, तो मैंने पूरे शारा फैसल निपटा दिए, सारी जगह निपटा दी मैंने। और जितने भी सरकारी इदारे हैं सबको दे दी कि नौकरी नहीं मिलके दे रही। मुझे ये चक्कर क्या है? ये कराची के हर शहरी का ये शिकवा है कि जी हमारा डोमिसाइल भी यहीं का है, सब कुछ यहीं का है, तो कहीं और के लोगों को जो है वो नौकरी मिल जाती है। आखिर सरकारी नौकरी का बगैर पर्ची के, बगैर सोर्स के प्रोसेस बता दें प्लीज। थैंक यू। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, ऐसी है आपके पास अगर कोई मैं कहती हूँ नौकरी है तो इनको दीजिए। तो मुझे दे दे, क्योंकि मेरी भी 25 से 30 जो है वो सीवी आज तक सरकारी ऑफिस में पड़ी हुई है और कोई सरकारी ऑफिस से आज तक ना मेरे पास कोई कॉल आई, ना कोई ईमेल आया, कुछ नहीं आया। जी कहाँ जा रही है यूनुस नौकरियाँ? ये बात हकीकत है, लोग या तो अपने ही लोगों को भर्ती करा देते हैं या फिर आपको कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म की सोर्स लगानी पड़ती है। सरकारी नौकरी कह लें या हम प्राइवेट जॉब्स की भी बात कर लें, आजकल पव्वे के बिना इन शॉर्ट कुछ भी नहीं होता। कुछ भी मुमकिन नहीं है। मैं डिनाई करती हूँ आपकी बात से। आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं भरे होंगे, डोमिसाइल पीआरसी, और उसके अलावा एक लिफाफा लाजमी जाता है, थोड़ा भारी सा लिफाफा आप करें और आपको ना मिले फिर आप बोलिएगा, ये मान ही नहीं सकती। तो यही तो मैं भी कह रही हूँ। नहीं डॉक्यूमेंट नहीं, मेरिट के बेस पर आजकल कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं वो मेरिट हो जाता है ना, डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए फिर वो समझे मेरिट में मिल गई, मतलब इंक्लूडिंग अ लिफाफा। डॉक्यूमेंट्स तो आपने दे दिए, मगर जो आपने अहम लिफाफा है वो तो आपने दिया ही नहीं। देखिए कोई एथिक्स होने चाहिए, आप लोगों को जो है लिफाफे में अच्छी भारी रकम जो है वो आपको देनी पड़ती है, फिर कहीं जाके आपको नौकरी मिलती है। ये जो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किए हुए हैं ना, वो आपने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपने जमा किए हुए हैं। 25-30 हाँ जी, हर केस में लिफाफे से काम नहीं होता। जो खवातीन मेजॉरिटी देख रही हैं इस वक्त, हमें उन्हें मालूम है अच्छी तरह से कि वो किन किन इश्यूज से गुजरती हैं और क्या क्या फेस करती हैं एक नौकरी के लिए। अभी तो नहीं मिल रही। जी यूनुस बताएं जी, कहाँ से मिलाए नौकरियां? देखें बड़ा सिंपल है जी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पे जो कराची वाले हैं अपनी एक पार्टी बनाएं, ठीक है, पार्टी बनाएं, यहाँ से इलेक्शन जीतें, ठीक है, सीट्स जीतें, एमपीए की सीट्स जीतें, एमएनए की सीट्स जीतें, फिर आप हुकूमत को ब्लैकमेल करें कि हम आपके साथ अगर हुकूमत में आ गए हैं तो हम दूसरी पार्टी के साथ चले जाएंगे, हमें फलानी फलानी मिनिस्ट्री दें। आपको जब फलानी फलानी मिनिस्ट्री मिल जाएगी, पोर्ट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कराची में पोर्ट, वहां पे आप अपने भर्ती करें लोग, इसमें कोई बुराई नहीं है। और देखिए एक सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं लसानियत वाला सेटअप है हमारा कि अगर मैं कोई फलाना कौम का हूं तो आप उस कौम की हैं तो मैं आपको प्रायोरिटी दूंगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। नहीं यूनुस ऐसा नहीं है। एक दिन तो मैंने ऐसा किया, जो उनकी जबानें होती है वो मैंने रट ली, पूरी रट कर वहां चली गई, वही जबान मैंने बोलना स्टार्ट की, फिर भी नौकरी नहीं मिली। देखें ऐसा भी है कि जो ऐसी कोई जबान होती है जो आप कह सकते हैं कि नेटिव लैंग्वेज है जी, उधर तो गैस भी नहीं आ रही, ठीक है, तो वहां पे ये भी मसला है। तो आपको क्या लगता है नौकरी मिलेंगी? कमिंग बैक टू कराची, जो कराची में सबसे बड़ा मसला ये है कि नौकरियां तब आती भी है ना, अगर आपने नोटिस किया अखबार में कि ये कराची के डोमिसाइल वालों के लिए नौकरियां नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही अखबार में लिखा होता है, वेबसाइट पे पब्लिश होता है कि कराची वालों के लिए नौकरियां नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए नौकरियां नहीं है, तो फिर आप मुंह उठा के जा रहे हैं। शर्म होती है, कुछ हया होती है, जब आपको बुलाया नहीं,
भाई तो जैसे मेरी फिर क्या पार्टी दे रहा हूँ, करें? देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक पार्टी देता हूँ, मेरी बर्थडे पार्टी है, मैंने बोला निदा जी आप वेलकम है, सना जी आप वेलकम है, उर्शिया जी आप वेलकम, मराबा जी आप वेलकम नहीं है, ये मैंने अपने इनविटेशन कार्ड में लिखा है, अब फिर मुंह उठा के आ रही है मुझे नहीं बुलाया, मेरे को केक नहीं खिलाया, ऐसा नहीं हो रहा तो फिर क्या करें, मर जाए? लेकिन मैं आपकी खफगी खत्म कर सकती हूँ ना, कोई अच्छा सा तोहफा लेके चली जाऊं जैसे कि मैंने पहले हाँ, बोला है। वाह, वाह, तो वाह, तो वाह। फिर तो फिर बात बन पॉसिबिलिटी सकती है, फिर पॉसिबिलिटी है, फिर कॉम वॉम जो है वो साइड पे हो जाती है, फिर कहते हैं कि जी मराबा जी आप बैठेंगी पार्टी में बाकी सब आउट, वाह, वाह, तो ये वाह, भी हो रहा होता है। मतलब नेक्स्ट टाइम मुझे जो है वो ये वाला दस्तावेज चिपकाना जरूरी है। बिल्कुल, इसके क्योंकि बदले जैसे जैसे साइलेंट फीचर्स होते हैं कुछ चीजों के, तो जॉब में भी कुछ चीजें साइलेंट होती है ना, आपको समझने की जरूरत होती है बेसिकली। मैं एक और चीज बता दूं कि देखिए तो खवातीन है, खवातीन का तो सेटअप ही अलग है। अगर कोई खातून जो है कोई गलती से किसी गवर्नमेंट इदारे में लग जाती है, अच्छी जॉब अच्छी पोस्ट पे है, तो उसका जीना अजाब हो जाता है। उसको जो ऊपर वाले लोग हैं वो भी उसको एक तरह से ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, हरास करने लगते हैं। सिर्फ जरूरी नहीं कि वो उस तरह की हरासमेंट हो, डिफरेंट उसके काम में जो है पंगे कर रहे होते हैं, क्योंकि एक लड़की की हुकूमत नहीं चाहता कोई आपके टॉप पे हो, औरत हो तो मर्द की ईगो। सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट में जी, भी, जी, प्राइवेट सेक्टर्स में भी ऐसे ही मैं एक स्पेसिफिक होके बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट की। व्हेन इट कम्स टू गाइस, अब फॉर एग्जांपल एक नौकरी आती है, 100 लोगों की नौकरी है, कराची में 2.5 करोड़ बंदा है, उसके आधे कर लें 1.25 करोड़ बंदा है, उससे भी आधे कर लें जो एज क्राइटेरिया में फिट होते हैं, 75 लाख पीपल हैं, 75 लाख मेन हैं जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, नौकरियां 100 हैं। हाउ कैन यू थिंक? सीएसएस का एग्जाम ले ले, पूरे पाकिस्तान का हो रहा है ये ना? जो टीचर्स की जॉब आई थी, आपको पता है हमारे कराची में सिर्फ 5 लाख से जायद जो है वो टीचर्स ने अप्लाई किया था। जी, जी। और कितनी वैकेंसी थी? कितनी? 50। सही है। अफसोस की बात है, 5 लाख हम्म। और सिर्फ 50। ये जो क्राइटेरिया है ना सिलेक्शन का, ये चेंज होना चाहिए। हाँ। होना चाहिए, एक रिंग बना दें, ठीक है, एक हैं? रिंग बना दें और एक सर्कल ड्रॉ कर दें, बोले 5 लाख बंदों को खड़ा कर दें उसके अंदर, ठीक है, और बोले कि जो धक्का मार के सबको निकाल दे, आखिर में जो 50 लोग बचे नौकरियां उनकी। मिली ना गई मुझे भी। टीचर का इंतजाम हो रहा है, पहलवान का नहीं हो रहा। टीचर पहलवान से कम नहीं है। ये मुझे ना सेल वाली बात याद आ गई। जब भी सेल लगती है ना, यहाँ पे औरतों की जो लड़ाई होती है ना, वो बड़ी मजे की होती है। हर कोई बंदा वीडियो बना रहा होता है, पता है क्या करते हैं, जो भी सेल्समैन आता है वो क्या करता है, वो ना दायरे के अंदर फेंक देता है सारे कपड़े। औरतें जो बंदे को मारती हैं, बड़ा मजा आता है मुझे। नहीं, लेकिन Ruthless औरत। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, मुझे लगता है ये बहुत अहम मुद्दा है, वो ये है कि आजकल क्या कर रहे हैं, जितनी भी सरकारी नौकरियों के बारे में बात करूं तो जैसे मरहबा, मैं बहुत करप्ट हूं, वैसे तो मैं करप्ट नहीं हूं लेकिन मैं बहुत करप्ट हूं। अच्छा। अब मरहबा जो है वो मेरी बहन की बेटी है, ठीक है मरहबा, तो अब उर्शिया मेरी दोस्त की बेटी है। अब क्या हो गया कि मैं एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हूं और मैं बहुत करप्ट हूं, तो मैंने क्या किया कि मैंने अब यूनस ने कहा कि मेरी दोस्त को जो है वो नौकरी पर लगा दो। मेरे पास तो कोई वैकेंसी नहीं अभी मौजूद ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे कहा है तो मैंने क्या किया कि मरहबा को मैंने कच्चे पे लगा दिया। समझ रहे हैं, कच्चे पे नौकरी मैंने मरहबा को, एग्जैक्टली, अब मैंने मरहबा को दे दी। इसी तरह उर्शिया ने भी मुझे यही कहा कि मुझे नौकरी की जरूरत है, मुझे नौकरी दे दो। मैंने कहा ठीक है चलो कच्चे पे इसको उर्शिया को भी मैंने लगा दिया, इस तरह कच्चे पे निदा को भी लगा दिया। अब इस तरह से क्या होता है, नहीं ये होगा, यही तो बात है कि जब जैसे ही वैकेंसी आती है ना, जो लोग नीडी होते हैं, हमारे जो अवाम मौजूद है, उन तक पहुंचने से पहले जो कच्चे पर लोग हैं उनको जो है वो पक्की नौकरी दे दी जाती है। तो इस तरह से नौकरियां नाम के लिए जाहिर करने के लिए तो हमें नजर आ रही होती है न्यूज़पेपर में, लेकिन जो नौकरी होती है वो हकीकी में जो कच्चे रखे हुए हैं उनको ही पक्का किया जाता है। ये बिल्कुल सना जी आपने सही कहा। मैं जल्दी से बता दूं कि पीआईए में यही हुआ कि ओवर एम्प्लॉयमेंट हुई, जिसकी वजह से जो अदारा है वो खसारे में चला गया। और ये देखिए अगर नौकरी नहीं मिल रही तो क्या कर सकते हैं? अब डकैती तो मार नहीं सकते, नौकरी की डकैती मार दी बैंक से, ऐसा होने वाला है नहीं। तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज ले, ठीक है। इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि आप छोड़ने का, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, आप मुर्गियों के फार्म हाउस खोल लें। वो भी आइडिया है, अप टू यू, आप करना चाहें तो कर लें। भी आ रही है, बकरा का बिजनेस कर सकते हैं। बकरा का बिजनेस करो आप मेरा भाई, और कोई भी बिजनेस करो और दे मार 4.5 बिजनेस करो, पाकिस्तान का नाम ऊंचे से ऊंचा ले जाओ। मिलता है छोटा सा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मैं बच्चों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आई हूँ
कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उनकी समर वेकेशन अनाउंस हो गई हैं। 1 जून से लेकर 14 अगस्त तक की उनको छुट्टियां अनाउंस हो गई हैं, यानी 2.5 महीने की समर वेकेशन। हमारे टाइम पे तो 2 महीने की हुआ करती थी, आजकल के बच्चे फुल, भाई उनको बड़ी प्रिविलेज मिला हुआ है। गर्मियां देख रहे हैं, बहुत गर्मी है। हमारे वक्त भी इतनी बहुत होती थी लेकिन हमारे उसके टाइम। बावजूद जो शरारती बच्चे हैं ना, उनको माँ बाप ने समर कैंप्स में करवाना ही करवाना है, तो गर्मी कहाँ गई इस सिचुएशन में? तो फिर उस सिचुएशन में भी तो बच्चे बाहर निकल रहे हैं, कैंप्स में जा रहे हैं। मगर आपकी वेकेशंस कैसी गुजर रही होती थी जब आप स्कूल में थी? जब मैं स्कूल में थी तो यूजुअली समर कैंप्स में ज्वाइन कर लेती थी ताकि मैं बिजी रहूं, वरना अक्सर ऐसा होता है कि घर पे ऑब्वियसली टाइम पास नहीं होता। कितनी एक्टिविटीज आप बच्चों के लिए निकाल लेंगे कि वो सुबह से लेकर रात तक बिजी रहें। देखिए, जब स्कूल जा रहे होते हैं ना बच्चे, उनकी एक प्रॉपर रूटीन सेट होती है। वो सुबह से लेके दोपहर तक स्कूल में होंगे, फिर वो थके हुए आएंगे। बहुत सारे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, आके सो जाते हैं, एंड देन सो ऑन। फिर शाम में उनका 1-1.5 घंटा खेलने का टाइम होता है, फिर खाने का टाइम होता है, फिर सोने का टाइम होता है। तो वो एक प्रॉपर रूटीन सेट होती है। बट जब छुट्टियां होती हैं तो बच्चे ने सुबह तो सो लिया है, अब वो बाकी का टाइम जो है वो माँ बाप को परेशान करता रहेगा। तो माँ बाप जो है, वो जो शरारती बच्चे होते हैं, उनको तो सबसे पहले उनकी कोशिश होती है कि समर कैंप में करवा दो। अच्छा, समर कैंप की अगर बात की जाए तो ये वैसे भी फन एक्टिविटी है, तो ये हाँ। बच्चों के लिए होनी भी चाहिए, क्योंकि उनको सही। आप देखिए ना, हर साल तो आप लोग वेकेशन पे कहीं लेकर नहीं जा सकते, थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। हाँ। तो ये समर वेकेशन अगर आती भी हैं, तो ये जो छुट्टियां आती हैं और इसमें बच्चों को जो है एडमिशन भी दिया जाता है, तो इसके लिए अच्छा है। मतलब इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि स्विमिंग हो गई, या फिर आपने कोई भी आपने फन एक्टिविटी आपने ऐड कर दी, कोई भी गेम्स डाल दी, तो बच्चे उसमें बहुत कुछ सीखते भी शॉर्ट हैं। कोर्सेज होते हैं, जैसे True. आपने कैंडल मेकिंग का कोर्स कर जी। लिया छोटा सा। अब जैसे 8-9 या मैट्रिक की अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, तो वो इस तरह की पेंटिंग्स हो गई या इस तरह के कोर्सेज हो गए छोटे छोटे, तो वो चीजें भी आपको समर कैंप में सिखाई जाती हैं, विच इज ऑब्वियसली वेरी यूजफुल फॉर यू। लेकिन मुझे एक चीज ये होती है कि 14 अगस्त तक ऑफ कर दिया गया। हमारे टाइम पे जब 1 अगस्त से हम लोग जाते थे स्कूल, तो वो एक माहौल ही डिफरेंट होता था। हम प्रिपरेशंस करते थे, जी, 14 अगस्त yes. की टैबलोज होते थे, काफी परफॉर्मेंसेज होती थी। तो अब मेरे ख्याल से बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उससे बिल्कुल ही कट होते जा रहे हैं। 14 अगस्त के बाद जाएंगे तो वो इंडिपेंडेंस डे कहाँ से मनाएंगे? आप क्या कहते हैं यूनुस? देखें, आज़ादी तो अभी जो आपके इमरान खान साहब ने बोला, आज़ादी तो मिली नहीं है, तो अभी तो ये लॉन्ग मार्च जा रहे हैं, फिर देखेंगे शायद आज़ादी का दिन चेंज हो, फिर वो सेलिब्रेशन हो। बट कमिंग बैक टू दिस थिंग कि देखें, समर वेकेशन में मुझे एक चीज़ से उलझन थी। छुट्टियां है ना, वेकेशंस मींस छुट्टियां ना, तो ये टीचर इतना बड़े होमवर्क क्यों देती थी? रजिस्टर भर के लाओ, ये करके लाओ, वो एक अजाब था। अब मेरे ख्याल से ये खत्म हो जाना चाहिए। बच्चों को वेकेशंस में आप खुद करते थे? जी आप खुद नहीं, करते थे? अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं किया। वैसे सच बताऊं तो ये समर वेकेशन होमवर्क मुझसे भी कभी नहीं किया गया, और मैं तो बहुत दिल लगा के करती थी। आई वाज सेइंग कि देखिए, जो समर वेकेशंस है ना, ये बेस्ट टाइम है। इसमें होमवर्क ना दें प्लीज, खुदा के लिए ना दें। उसको कोई स्किल सिखा दें जो वो बच्चा चाहता है, जिसमें वो इंटरेस्टेड है। तो जैसे जिम्नास्टिक हो गया, या स्पोर्ट्स हो गया, या फॉर एग्जांपल कोई आईटी का कोर्स हो जाए, कोई ऐसा स्किल हो जाए जिससे वो तब आगे बढ़े इंशाल्लाह। क्योंकि आगे डिजिटल है, डिजिटल कोई कोर्स करवा दें ताकि वो बच्चा जो है ना आगे बढ़ के इंशाल्लाह तब वो बड़ा होगा तो उसके पास एक स्किल रेडी होगा। जब वो पढ़ाई कंप्लीट करेगा तो वो एज अ नौकर नहीं होगा, वो नौकरी के लिए नहीं जाएगा, वो शायद अपने स्किल को यूटिलाइज करेगा, फ्रीलांसिंग करेगा। बिल्कुल स्किलफुल होगा। लेकिन मैं आपसे भी सॉरी, मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो कि आप ये बताएं कि ये जिस तरह से इन्होंने 14 अगस्त तक आपने बताया कि छुट्टियां दे दी है, छुट्टियों का ऐलान कर दिया, ठीक है, ये बच्चे कुछ ज्यादा वो नहीं होते जा रहे, फ्री नहीं होते जा रहे? पहले तो इनके जमाने में कोविड भी आ गया, इतनी छुट्टियां मिल गई, फिर इनको जो है तमाम बच्चों को बिना इम्तिहानात लिए अगली क्लास में पहुंचा दिया। वाह वाह वाह, जेलस लकी बच्चे हैं। अब 2.5 महीनों की छुट्टियां। लकी तो हम भी हुआ करते थे, सुबह उठते थे पता चलता था आम तातील हो गई है तो स्कूल की छुट्टी। ये तो हमने भी एंजॉय किया है। वो तो एक ये दिन बात की तो होती है। थी ना, आए दिन बहुत होती थी। अच्छा, वो तो मतलब इतना ज्यादा नहीं होता ना, जैसे ये पूरा साल, यानी ये कोविड की अगर बात की जाए तो यानी कि 1.5-2 साल बच्चों ने घर में बैठ के जो है एंजॉय किया। और उसके बाद एग्जाम की जो आपने बात की है वो तो बहुत ही ईद थी, मतलब बच्चों के लिए कुछ पढ़ना नहीं पड़ा। अच्छा, घर में बैठे आप एग्जाम्स दे भी रहे हैं तो सामने जो है वो आपकी जो वो नोटबुक है वो आपकी सामने पड़ी हुई, उसके बाद आप लिख रहे हैं या जवाब दे रहे हैं, तो वो आपके लिए ये भी इजी अच्छा, था। आपके ख्याल में इस साल ये जो कोविड का दौर इतना गुजरा है और इसमें जो बच्चों का नुकसान हुआ है एजुकेशन के हवाले से, कम छुट्टियां मिलनी चाहिए थी ना? छोड़े, अब छोड़े, नहीं, बच्चों को देने अब दें। क्या? दुआएं हासिल करें, हमने आप खुशखबरी दी और आप नाराज करिए जी। बच्चों को। दुआएं लें। आई वांट टू से कि देखें, ऐसा हुआ होगा। पहले तो बता दूं कि जो बच्चे हैं, जी, ये जो लॉकडाउन में अंदर बैठे थे, अनलकी हैं बिकॉज ये अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हाँ, और ये बात फ्यूचर है, में जाके true। आप
अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, शादी करते हैं, आपको जो सबसे ज्यादा याद आती है अपनी लाइफ, वो है स्कूल लाइफ। तो बेचारे ये अनलकी हैं। नंबर 2, आप लोगों ने भी किया होगा, हमने भी किया होगा कि जिस दिन पेपर था स्कूल में, तो आप लोगों ने एज इज्तिमाई दुआ की होगी। आ जाए। नहीं, बारिश की तो दुआ कराची में तो बहुत कम होती है ना। हम लोग कहते थे भाई लोग एक्टिव हो जाएं, तो जिसकी वजह से पेपर कैंसिल हो जाए, तो हमने ये दुआएं भी मांगी है। यूनस, ये बच्चे अनलकी नहीं है, ये बहुत तेज बच्चे हैं। ये खुशियां मना रहे थे घर में बैठे। अच्छा, इनको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कहते घर में बैठे चिल कर रहे, माँ को तंग करना है बस हम लोग। अच्छा, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? अगर एक सवाल हो कि आप लोगों की जब गर्मियों की छुट्टियां जब आती थी, कौन सी ऐसी आप कहे एक्टिविटी है, किसी के घर जाना है या कोई ऐसी जगह है मैंने जो अभी तक आप कभी नहीं मिस किया करते हैं? सना, मुझे ये पता है। मुझे बहुत बुरा लगता था होमवर्क। अभी जो यूनिस ने जी, बात जी, जी। की, समर वेकेशंस में होमवर्क करना सबसे वो तो ज्यादा दूसरों से जहर करवाते लगता थे था ना। मुझे। नहीं, दूसरों से नहीं, कभी वो नहीं भी करवाया, नहीं मैंने करवाया। किया ही नहीं, मैं ब्लैंक ऐसी जाती थी। वाह, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। अच्छा, मजे की बात, होमवर्क करवा के अक्सर टीचर्स आगे से होमवर्क मांगती भी नहीं थी बिल्कुल कि 2 ऐसा महीने ही की है। छुट्टियों में किया है। और फिर बुरा लगता था कभी अगर गलती से मेहनत कर लो जी। और उसके बाद टीचर ना पूछे कि भाई होमवर्क में क्या है, अब जरा दिखाओ, कौन तो सा फिर और स्कूल? बुरा लगता नहीं था भाई, कि यार हमारी फायदा तो- क्या, इतनी मेहनत का सारी जाया हो गई। बिल्कुल, मेरी तो समर वेकेशन मेरी नानी के यहाँ स्पेंड हो जाती हाय। क्योंकि मेरा बचपन सऊदीया में गुजरा। फिर हमें बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि भाई अब पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान में एंजॉय करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सऊदीया में इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं होता जैसे अपने मुल्क में हमारे हैं। आज़ादी है, बच्चे खेल सकते हैं बाहर, तो वहाँ ऐसी बात नहीं होती थी। तो हम तो बहुत एक्साइटेड होते थे कि हम पाकिस्तान आने वाले हैं नानी के घर, और फिर नानी जो लाड उठाती हैं तो जाहिर सी बात है वाह वाह वो तो हमेशा याद रहते हैं। सही बात है, सही बात है। समर वेकेशन में हमेशा जब छोटे होते थे तो हम लोग क्या करते थे, लाहौर और इस्लामाबाद जाते थे, क्योंकि मेरा ननियाल और ददियाल जो है वहीं पर ही है, तो अक्सर अम्मी हमें वहीं ले जाती थी। तो वो हमारा बहुत अच्छा, यानी कि क्या कहते हैं कि गर्मियों में वो आम भी खाते थे और फिर तरबूज भी, और इस टाइप की चीज़ें, मतलब बहुत अच्छी एक्टिविटी हमारी रहती थी। आम आ गए हैं ना वैसे? जी जी, जी, आम आ आ चुके गए। हैं। आम आएंगे, आप आम खाएंगी? आम लेकर आए हम। प्लीज लाए, लेकिन आमिर लियाकत की तरह नहीं खिलाइएगा आम मुझे। उसके जैसा तो कोई भी नहीं खा हाँ, सकता। मुझे तमीज से आम खिलाएं, जितने मर्जी आम खिलाएं, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। पता नॉट चले- लाइक दैट। पता चले कल मरहबा जो है वो आम लेकर आ जाए इतनी, और हाँ, निदा के please। पीछे पीछे लग जाए, आम खा के दिखाओ। आम खिला के बाइक दे रही है। लेकिन फिर भी मैं उनकी कंपटीशन तक नहीं जा सकती, क्योंकि बिल्कुल नहीं जा बिल्कुल सकती। भी नहीं। तो आप बेफिक्र हैं, हम वैसे आपको अच्छे से सर्व करते हैं। I never did homework। मतलब ये बुरी बात है, करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मैं बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि जो फ्यूचर के बच्चे हैं, जो अभी जो पढ़ रहे हैं या जो भी वेकेशन बना रहे हैं, होमवर्क करो। ऐसा भी नहीं कि टीचर नहीं को करना चेक भी चाहिए। तो करना चाहिए ना फिर। करेंगे अच्छे स्कूल वाले जो है वो टीचर्स हाँ, करते चेक हैं। करते हैं। बट कमिंग बैक टू दिस थिंग कि मैं क्या करता था, बिकॉज वीडियो गेम्स बहुत खेलता था मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता था, और मैं बहुत कमरा बंद करके डांस कर रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, Wow। गाने बना रहा होता था। ओह। तो आई हैव दिस नेबर्स टेंडेंसी कि कंप्लेन नहीं करते थे? नेबर्स कंप्लेन नहीं करते थे? नहीं, वो इतनी हिम्मत उनकी, अच्छा। हमसे पंगा लेंगे। बट मैं बस ये बता दूं कि एंजॉय करना चाहिए, जी। बिकॉज वो जो टाइम होता है, और ये भी होता था कि समर वेकेशंस में भी हम अपने क्लास फेलो से जाके मिल रहे हैं, हाँ, हम हाँ। मिस करते थे। Yes। True। Yeah। बिल्कुल, ये तो है। सबसे पूछती है, आप तो बताएं कि आप कैसे स्पेंड करती थी? मैं सुबह मदरसे जा रही होती थी, शाम में कोचिंग जा रही होती थी, उसके बाद मैं किसी अगली गली में लड़कियों के गैंग के साथ क्रिकेट खेल रही होती वाह, थी। वाह, That's it। वाह 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 वाह। वैसे इस समर वेकेशन में हम लड़कियां सब अपनी हाँ। गुड्डा और गुड़िया की शादियां भी जरूर करवाते थे, क्योंकि बहुत मजा आता था इन सब चीजों में। आप ये लोगों ने थोड़ा कभी ज्यादा किया है? कदीम जमाने में नहीं होता था। नहीं नहीं, होता था। हमने किया है। मैं तो 7 दिन My के लिए, mom used to do, I remember, but I never did. नहीं, मैं 7 दिन के लिए ना बंद कर देती थी उसको, कपबोर्ड में बंद करती थी। देन मेरी अम्मी कहती थी ये 7 दिन बाद चुड़ैल बन जाएगी। आपके बारे में ऐसा नहीं। अच्छा। तो हमारी इतनी बातों में मुझे यकीन है कि हमारी न्यू जनरेशन को बहुत सी बातें सीखने को मिली होंगी, और मैं कहूँगी कि अपने समर वेकेशन को फुल फन के साथ आप स्पेंड करें, लेकिन इस टाइम पीरियड को कुछ स्किल सीखने में भी स्पेंड करें। इसी के साथ हम लोग जाते हैं ब्रेक की तरफ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और अब वक्त हुआ है फैक्ट का, और सबसे पहला फैक्ट यूनिस मैं चाहूंगी आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहला दस्ती फैक्ट आपकी खिदमत में जी। पेश कर रहा हूं। जॉन एफ कैनेडी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उन्होंने 1200 क्यूबन सिगार्स जो है इंपोर्ट किए थे बिफोर ही मेड इट इलीगल। अपने यूज के लिए मंगवा लिए और फिर कहा कि इलीगल है बाबा, कोई नहीं लेगा। डेथ होगी उनकी। बट आई एम पासिंग द बॉल टू सना जी।
थैंक यू सो मच यूनस। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि फैक्ट के मुताबिक कहा जाता है कि 50% जो है वो ऐसे बच्चे हैं, अगर वो चिल्ला चिल्ला के कोई चीज बोले, चिल्ला चिल्ला के कोई चीज पढ़े तो उनको याद हो जाता है। तभी कहा जाता है कि जब आप एग्जाम के लिए तैयारी करें तो पढ़ते वक्त अपनी आवाज बुलंद रखें। वाह वाह, प्लीज पास द बॉल। निदा जी। अच्छा, एक साइकोलॉजिकल स्टडी के मुताबिक 72% जो लोग हैं उनको शावर लेते वक्त यानी कि नहाते वक्त क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। वाह, ये सच बात है। हाँ, ये सच बात है। अच्छा, सोते वक्त भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को वैसे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। सोते वक्त कैसे आ सकते हैं? वॉशरूम में आ सकते हैं, बेड पर आ सकते हैं, मतलब जहाँ पर तन्हाई हो। सोते हुए बिल्कुल आ सकते, सोते हुए सोने से बिल्कुल, पहले, सोने से पहले सोते हुए भी आ सकते हैं। सोते अगर हुए आप भी आ शावर सकते करते हैं। हुए सो गए, वॉशरूम यूज करते हुए सो गए, तो आपको आ सकते हैं। प्लीज पास द बॉल। मरहबा। मेरा फैक्ट ये है कि आज जो दुनिया में पानी पीने के काबिल है वो सोलर सिस्टम से भी ज्यादा पुराना है, और काफी तो उसमें से पानी ऐसा है जो कि डायनासोर्स जिससे क्रॉस कर चुके हैं। Yes. हम झूठा पानी पी रहे हैं। Yes. प्लीज पास द बॉल। उर्शिया। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जो लोग रात की ड्यूटी करते हैं, जैसे कि नाइट जॉब करते हैं, तो उनको जो है वो नींद बहुत ज्यादा आती है। वो बेचारे जितना भी अपने आप की, अपनी बॉडी को जो है वो ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, वो बेचारे नहीं कर पाते। जब बचते हैं ना 3 और 4, वो बेचारे इतना सुन हो चुके होते हैं कि उस टाइम उनको खड़े खड़े नींद आ रही होती है, यानी कि खड़े भी हैं तो उनको नींद आ रही होती है। हमारा कैमरामैन है, वो ऐसे लगाता रहता है, यूं सो रहा होता है, आंखें खोल के। सुनो सुनो, हाँ, तो ये होता है, खड़े हुए लोग, बैठे हुए लोग सो जाते हैं और आंखें खोल के भी सोते हैं। लेकिन मुझे ड्राइविंग करते हुए अक्सर नींद आ जाती है। ये अब इलाज करें, ये इसका इलाज ये करें। बहुत खतरनाक नींद है। नहीं पूरी होती जी तो। जी, प्लीज पास द बॉल टू यू। all right supercalifragilisticexpialidocious 10 फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। डिड यू नो कि वो लोग बहुत कम होते हैं, 99% लोग हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, ओनली 1% आउट ऑफ 100% वो लोग हैं, खुश नसीब लोग हैं जिनका एक दोस्त है जो हर स्टेज ऑफ लाइफ में उसके साथ है। वो बचपन हो, वो जवानी हो, बुढ़ापा हो, ऐसे बहुत कम लोग हैं। है क्या करें, सबके दोस्त मिलना आजकल मुश्किल है। आई एम पासिंग द बॉल टू मरहबा जी। अच्छा, मेरा साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि म्यूजिक ये एबिलिटी रखता है कि आप कोई पुरानी याद भूली हुई आपको याद आ जाती है, और काफी ब्रेन डैमेज को रिपेयर कर देता है म्यूजिक। नाइस नाइस नाइस, प्लीज पास द बॉल। उर्शिया। थैंक यू। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि रोज 4 बादाम खाएं, उससे आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। प्लीज प्रोडक्शन हाउस से आप मंगवा लें। प्रोडक्शन 4 बादाम, कच्चा बादाम ना हो। 4 बादाम एग्जैक्टली, हम सब के लिए, हम लोग भी हैं यूनस जी। हमने क्या गुनाह किया? अपना खाएं। क्या होगा उससे जी? 4 बादाम खाने से ये होगा कि आपके जो है वो डार्क सर्कल खत्म हो जाएंगे, स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, और साथ ही साथ आपकी जो हार्ट की जो डिजीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। नाइस नाइस, प्लीज पास द बॉल टू निदा जी। एक और फैक्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी आज, वो ये है कि मॉस्किटोज यानी कि जो मच्छर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तकरीबन 1 मिलियन डेथ्स पर ईयर होती हैं मॉस्किटोज की वजह से, मच्छरों की वजह से। मतलब जितने भी दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं या एनिमल्स हैं उनसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है मच्छर हमारे लिए। एक साल में मिलियन डेथ्स। यस, 1 मिलियन डेथ्स पर ईयर। और ओनली ह्यूमन और इंक्लूडिंग एनिमल्स? Only नहीं, humans, इंसान, only जी। human beings, yes. प्लीज पास द बॉल To Sana. थैंक यू सो मच निदा जी। मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि हमारा जो दिमाग है वो 10 बजे से पहले जो है वो कभी भी ना पढ़ना शुरू नहीं करता। 10 मतलब AM एग्जैक्टली सुबह के 10 बजे से पहले आपको जो मतलब पढ़ाई करने के लिए कहा जाता है, स्कूल भी खुल जाते हैं, वहां पर भी पढ़ाई करते हैं, तो साइंटिफिकली ये चीज प्रूफ है कि 10 बजे से पहले हमारा दिमाग इतना एक्टिव ही नहीं होता। तो 10 बजे के बाद तालीमी इदारे और जॉब खुलनी चाहिए। अगर आप 6-7 बजे उठ रहे हैं उस पे ये होता है कि 4-5 घंटे 10 के बाद खुलनी चाहिए ना तमाम जो पढ़ने लिखने के काम हैं। जैसे अच्छा, बाहर- वैसे लिया इट्स सब अ आपने। साइकोलॉजिकल फैक्ट, लेकिन दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि 10 बजे काम स्टार्ट हो या स्कूल स्टार्ट हो। ऐसा नहीं है। जापान में ऐसा होता है कि यूजुअली जो बच्चे हैं, जो किंडरगार्टन स्टूडेंट्स हैं, जी उनको जो है पहले एक्टिविटी में करवाते हैं, उसके बाद जो प्रॉपर स्टडी है वो 9 बजे या 10 बजे उनके टाइम पे स्टार्ट की जाती है। बट डिड यू नो जी 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, सस्ती रील का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से महंगी रील पूछी गई थी, जी। इनमें से कौन बड़ा है, कायदे आजम और मोहम्मद अली जिन्ना? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। नहीं, उनसे पूछिए, लेकिन आप बता दें। आप जवाब दे सकते हैं। गेस टेक अ नेक्स्ट। They already did. कायदे आज़म, मुझे इन्होंने लगता कहा है कायदे कायदे आज़म, इन्होंने कहा आज़म। मोहम्मद अली जिन्ना। आप कह रही कायदे आजम? कायद आजम। ठीक है, देखिए आप मोहम्मद अली जिन्ना तो वो बचपन से पैदा हुए तब हुए ना, बड़े है। होने के बाद वो कायदे आज़म बने, तो जी। मोहम्मद अली जिन्ना की एज ज्यादा है।
कायदे आज़म। जी आप कायदे आजम। सिर्फ मरहबा चल रही है फुल शपाटी। ओए होए। करेक्ट आंसर दिया क्योंकि मोहम्मद मरहबा अली जिन्ना नवाब। साहब लेकिन मरहबा मिलेगा कुछ भी नहीं। जो खिताब दिया गया था कायदे आजम नाम का वो उनको मेच्योर एज में दिया जी, गया जी, था जी, जी। एंड वंडरफुल। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ। जी। द रिडल इज वो क्या चीज है जब आप खरीदते हैं वो काला होता है लेकिन यूज करने के बाद वो लाल हो जाता है। आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स। काला खरीदते हैं लाल हो जाती है। केला। कम ऑन नहीं, लेकिन केला लाल केला रेड नहीं होता। और हाँ, काला red भी नहीं कहाँ होता। होता है? केला लाल नहीं होता। सेब, 3 2 एप्पल। काला लेती हैं सेब। काला काला एप्पल आता अच्छा है। खरीदना। बैंक कोयला 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 कोयला। ये वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ। जी। वो क्या चीज है जो रूम को फिल तो कर देता है हाँ। लेकिन स्पेस कोई नहीं लेता। फुल रूम जो है वो पैक हो गया है लेकिन स्पेस कोई नहीं लिया। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए ना, अपना प्राइस लीजिए ना। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है। बेहतरीन शायरी का टाइम शुरू होता है। A beautiful poetry by beautiful host G. Yunus Khan. आई एम हैंडसम नॉट ब्यूटीफुल। Okay जी, handsome Yes. Yunus Khan. G. Yunus Khan. फैज अहमद फैज साहब के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। इरशाद। अर्ज किया है, इरशाद। अर्ज किया है। इरशाद। जिस देश में माओ बहनों को अगियार उठाकर ले जाएं, वाह जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, वाह वाह जिस देश की कोर्ट कचेरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, वाह जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, वाह जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हैं, वाह जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हों, वाह जिस देश के जहां के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, वाह जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी ना सुने मजबूरों की, वाह जिस देश के आदिल बहरे हों आहें ना सुने मासूमों की, वाह जिस देश की गलियों कूचों में हर सिंत फहाशी फैली हो, हाय हाय जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, क्या कहने। जिस देश में आटे चीनी का बोरान भी फलक तक जा पहुंचे, वाह जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुंचे, वाह जिस देश के हर चौराहे पर 2-4 भिखारी फिरते हों, क्या कहने। जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हों, वाह जिस देश में गुर्बत माओ से बच्चे नीलाम कराती हो, क्या कहने। जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे ना संभाले जाते हो, जिस देश के सादा लॉ इंसान वादों पे ही टाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। आखिरी शेर की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत जरूरी है, वो शेर कर रहा हूँ। जी जी। मुलाज़ा इरशाद। फरमाएगा। उस देश के हर एक हाकिम को, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। क्या कहने क्या कहने। ब्यूटीफुल। देखिए ये हम पाकिस्तान देश की बात नहीं कर रहे, ये बाहर की कोई देश है, ठीक है। जी, ये जी, मैं ऐसे जी। बता दूं कि तो आवाम को जरा क्लियर करना चाहिए। अच्छा सुनो, बहुत खूबसूरत और बहुत उम्दा जो है वो अदायगी की आपने। मुझे जो है पाकिस्तान के हालात याद आ गए। ये क्या कह रही हैं आप? ये उस देश की बात हो रही है, इस देश की बात नहीं हो वाह, रही। वाह। स्पेसिफिक जो नज्म में हमने उस देश उस बोला, देश की ठीक है। बात जिस देश उस देश उधर ही की बात की हमने, पाकिस्तान की। पाकिस्तान तो माशाल्लाह खूबसूरत, हर जगह दूध की नहरें बह रही हैं, मुर्गियां फ्री में बट रही हैं। वो हमजा शबाज शरीफ साहब के फार्म हाउस से मुर्गियां लेके भागने, सब कुछ हो रहा है। अच्छा सुनो, जी। ओ आपसे भी आप भी नहीं सुनो, नहीं प्लीज। आप भी सुनो, आप भी सुनो। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, नमाज पढ़ना, किसी को तकलीफ नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। अगर आज आपका बर्थडे है तो हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। टेक केयर पीप्स।